अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम दीदी उत्तरा दीदी के साथ हम लोगों की चहीते सप्तम भाव के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और आपने अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने अपने कमेंट्स और सुझाव नहीं लिखे हैं या लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और याद से बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। दीदी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो? एकदम ठीक दीदी। तो दीदी सप्तम भाव जो है वो लोगों को बहुत आकर्षक करता है क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जनरली हम उसको केवल विवाह से या पार्टनर से मानते हैं, लेकिन आज आप हमको डेफिनेटली मुझे लगता है कि अवगत कराएंगे कि सप्तम भाव में और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए एक्चुअली बहुत लुकिंग फॉरवर्ड काइंड ऑफ है। एक्चुअली क्या है, सप्तम भाव हमारे जो लग्न भाव से बिल्कुल सातवां भाव है। हम्म। इसीलिए वो सेवेंथ हाउस हमें अट्रैक्ट करता ही है। एक तरह से वो विपरीत लिंगी समझ लीजिए, या सामने वाले व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी देता है। हम्म। इससे भी हम किसी भी तरह का इंटरेक्ट करते हैं, हम्म। और वो नया नया इंटरेक्शन जो होता है वो एक अट्रैक्शन देता है हमको कि ये कैसा होगा, क्या होगा, उसका बिहेवियर, बातचीत। तो इसलिए सेवेंथ हाउस हमें बहुत ही ज्यादा पसंद भी है और आकर्षित भी करता है। हम्म। अब इस भाव से हम मुख्य रूप से जो जो चीजें देखते हैं उसमें तो पति पत्नी है ही सही, इच्छाएं, हमारी कामना, इच्छा, है ना, हम्म। प्रेम, गमन, कहीं जो छोटे छोटे हम लोग कहीं जाते हैं या विश्राम करते हैं वो, और जन साधारण जो पब्लिक रहती है उसको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। ये भाव जो है हमारा लौकिक मिलन का स्थान है इस जन्म में या इस शरीर के आधार पर, जिससे भी हम किसी प्रकार का मिलन करते हैं ताकि आगे हमारी संतति भी चल सके, हमारी जनरेशन आगे बढ़ सके। उसके लिए जो आवश्यकता होती है उसका भी हमें ये देता है, ज्ञान देता है। इसके अतिरिक्त कानूनी बंधन, किसी भी तरह के लीगल जो बाउंडेशंस होती हैं वो भी सप्तम भाव से हम देखते हैं। विवाह का बंधन भी उसमें एक आता है, चाहे हम अग्नि के सामने फेरे करें, चाहे हम कोर्ट में जाकर शादी करें, है ना। विवाह के लिए हालांकि जो कृष्णमूर्ति जी ने जो कहा है वो उन्होंने सेवेंथ हाउस के अलावा सेकेंड हाउस और इलेवेंथ हाउस को भी लिया है, क्योंकि विवाह में जो एक लड़की या लड़का जो आते हैं एक नए परिवार से बंधते हैं तो सेकेंड हाउस, और जो है वो परमानेंट जो जीवन साथी जो होता है वो एक परमानेंट आपका फ्रेंड भी होता है, घनिष्ठ मित्र भी होता है, हम्म। और इसीलिए वो इलेवेंथ हाउस भी देखा जाता है, और इनडायरेक्टली वो संतानोत्पत्ति में भी सहायक है, जीवन को सुख प्रदान करने में भी। इसीलिए ये दोनों भाव और हम देखते हैं। अब इन तीनों भावों पर, सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस और एकादश भाव पर, यदि शुभ और कारक भाव, जो कारक ग्रह जो हमारी कुंडली के अच्छे ग्रह हैं, उनकी दृष्टि यदि होती है और किसी भी प्रकार के संपर्क में रहता है ये जो भावों के स्वामी है, तो जीवन साथी अच्छे गुणों वाला, अच्छे परिवार वाला, और परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। आजकल हमें जो देख रहे हैं व्यवहारिक क्षेत्र में, शादी के लिए हमें पंचम भाव भी देख लेना चाहिए, क्योंकि अधिकांश जो विवाह हैं वो लव मैरिज के रूप में भी हो रहे हैं आजकल। तो उसके लिए हम फिफ्थ हाउस भी देख सकते हैं। अगर पारिवारिक अनुमति नहीं होती है तो हम सेकेंड हाउस को छोड़ देते हैं और पंचम, सप्तम और इलेवेंथ ये हाउसेस हम देख लेते हैं। इसके साथ साथ ये तो हो गए हमारे लाइफ पार्टनर की बात। बिजनेस पार्टनर जो होते हैं, व्यापारिक भागीदार या भागीदारी, वो सफल रहेगी कि असफल रहेगी, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप, है ना, जिस प्रकार व्यक्ति किसी से भी कोई समझौता करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कुछ लेन देन करता है, झगड़ा करता है, मतभेद और तर्क वितर्क करता है, या मुकदमा या द्वंद्व युद्ध भी करता है, वो सब हम इसी भाव से, सप्तम भाव से ही देखते हैं। जातक के प्रतिद्वंदी, चाहे वो लड़ाई झगड़े में हो, चाहे वो चुनाव में हो, चाहे वो परीक्षा में हो, कोई एग्जाम दे रहा है, वो टेस्ट दे रहा है, रिटन टेस्ट, तो ये जो लोग होते हैं उनके प्रतिद्वंदी मतलब कंपिटिटर्स हम सेवेंथ हाउस में से देखे जाते हैं। और सप्तम भाव से संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि वो सब ज्ञात किया जा सकता है जो व्यक्ति से किसी भी प्रकार के संपर्क में करे,
संपर्क करे या आदान प्रदान करके प्राप्त करता है। जैसे एक इंजीनियर या ठेकेदार जो हमारा घर बनाता है, वो सप्तम भाव से हम देखेंगे। यदि जातक स्वयं इंजीनियर है तो वो जिसका घर बना रहा है उसको हम 7th हाउस से देखेंगे। एक डॉक्टर के लिए एक मरीज, एक उधार देने या लेने वाला जो भी है, आप अगर उधार दे रहे हो तो लेने वाला हो गया 7th हाउस से, और यदि आप ले रहे हो तो देने वाला हो गया, दोनों तरह से। तो ये होता है कि ये सारी चीजें हम सप्तम भाव से देखते हैं। अगर 7th हाउस के कस्प पर शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो सामने वाला व्यक्ति जो है उससे संबंध अच्छे बने रहते हैं, उससे लाभ भी मिलता है। और लेकिन जिस ग्रह के दृष्टि संबंध यदि अशुभ होते हैं तो उस ग्रह की दशा या अंतरदशा में जातक को सावधानी पूर्वक समझौता करना चाहिए या आदान प्रदान का कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसको परेशानी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं या धोखा भी मिल सकता है जिसके साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है। अब इसके अतिरिक्त एक चीज और इस भाव से पता लगती है कि जातक समाज में घुल मिल कर रहेगा या अलग अलग रहेगा। कि समाज में, क्योंकि जनसाधारण का भी ये भाव है, तो वो सबसे मिक्सअप हो सकेगा कि नहीं सोशल लाइफ में, वो भी हम इस भाव से पता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जुर्माना, तलाक, कानूनी बंधन, समझौते, संधि, कॉन्ट्रैक्ट आदि के संबंध में भी हम इसी भाव से देखते हैं। सप्तम भाव में विश्राम से भी ये जुड़ा हुआ है। जैसे हम लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, छोटी यात्राएं करते हैं, तो लंबी यात्रा के बीच में जब हम कहीं रुकते हैं, बीच बीच में विश्राम करते हैं, तो वो जो है विश्राम जो है वो सप्तम भाव से हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का विदेशों में प्रभाव, फॉरेन में उसका मान सम्मान, ये भी सप्तम भाव और वहां पर स्थित ग्रहों के द्वारा ही हम ज्ञात कर सकते हैं, या फिर सप्तम भाव पर पड़ने वाली दृष्टियों के आधार पर। अगर उन ग्रहों की दशाएं चलती हैं तो हमें ये पता लगता है कि हमारा विदेश में नाम होगा, सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब एक चीज और है कि सप्तम भाव से हम एक और चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी देखते हैं। जैसे प्रथम भाव है हमारी आयु बताता है, सप्तम भाव जो उसके बिल्कुल सामने वाला भाव है वो हमारे लिए मारक भाव भी कहलाता है। केवल विवाह नहीं देता, मारक भाव भी है, और ये भाव जो है आयु के लिए भी खतरा बताता है। हमारे लिए जो आयु के कारक ग्रह हैं वो भाव हैं, वो लग्न, तीसरा और 8वां, ये हमारे आयुष कारक भाव कहलाते हैं। इनका सूक्ष्म अध्ययन करके ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी, अल्पायु होगी कि मध्यायु होगी कि पूर्णायु होगी, है ना। और इन भावों के जो व्यय भाव हैं, इनके 12th हाउस जो है, 2nd हाउस, 3rd हाउस का, 7th हाउस, 8th हाउस का, और लग्न जो है, लग्न का 12th हाउस तो 12th हाउस ही है। तो इसीलिए 2nd हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस ये हमारे मृत्यु के भाव भी हैं। तो सप्तम भाव से हम ये बात भी ज्ञात कर सकते हैं। ये तो प्रमुख प्रमुख चीजें हो गई जो हम 7th हाउस से खुद हमारे लिए ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हम सप्तम भाव से जातक के तीसरे भाई या बहन का पहला भाई बहन 3rd हाउस से, दूसरा भाई बहन 5th हाउस से, और तीसरा भाई बहन सप्तम भाव से देखते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो कर्मचारी होते हैं, नौकर होते हैं, उनको हम 6ठे भाव से देखते हैं। तो नौकर या कर्मचारी की स्व अर्जित संपत्ति, क्योंकि उसका धन भाव हो गया 6ठे भाव से 2nd हाउस, और जातक की दूसरी संतान के बारे में भी वो बात होती है, क्योंकि पंचम भाव से पहली संतान और 7th हाउस से दूसरी संतान। उसके बाद यदि हम माता की दृष्टि से देखें कि माता के लिए हम चतुर्थ भाव से, सप्तम भाव से क्या देख सकते हैं, तो चतुर्थ भाव माता का, और वहां से भी चतुर्थ भाव है। तो माता की संपत्ति, घर, मकान, जमीन, वाहन, सुख सुविधाएं जो है, ये सब हम चतुर्थ भाव से देख सकते हैं, अर्थात माता का सुख। इसके अतिरिक्त एक चीज और है जो उत्तर कालामृत में कही गई है कि सप्तम भाव से गोद ली गई संतान के बारे में भी जाना जा सकता है। ये कुछ हद तक सही भी है, हम इसको गलत नहीं मान सकते। हालांकि अत्यंत प्राचीन काल में कहा गया, उत्तर कालामृत बहुत पुराना ग्रंथ है,
क्योंकि प्राचीन काल में सामान्यतया छोटे भाई की संतान को ही गोद लिया जाता था। छोटा भाई तीसरे भाव से, और वहां से ये पांचवा भाव है। तो इसीलिए छोटे भाई की संतान को गोद लेने के लिए हम सप्तम भाव से संतान गोद लेना भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव से जो हमारे गुप्त शत्रु हैं, मतलब गुप्त शत्रु हम 12th हाउस से देखते हैं, तो गुप्त शत्रु को खतरा 12th हाउस से ये अष्टम भाव हो गया। तो उसको खतरा, हमारे गुप्त शत्रुओं को खतरा यदि हम देखना चाहते हैं तो भी हम सप्तम भाव से देख सकते हैं। उसकी कठिनाइयां, उसकी मृत्यु से संबंधित कार्य इसी भाव से देखते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े भाई बहन या हमारे घनिष्ठ मित्र, जिनको हम 11th हाउस से देखते हैं, उनके लिए ये नवा भाव है। तो उनके धार्मिक क्रियाकलाप, उनकी लंबी यात्राएं या उनकी उच्च शिक्षा, ये सारी चीजें हम सप्तम भाव से देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त पिता का मान सम्मान के साथ साथ लाभ होना, पिता के लिए जो है नवम भाव से जब पिता देखते हैं तो ये 11वां भाव हो जाता है, एकादश भाव। तो ये पिता का मान सम्मान, पिता का लाभ, ये भी हम इसी भाव से देखते हैं। और अंत में यदि जातक अपने पिता के मित्र के साथ भागीदारी करता है, क्योंकि उनके घनिष्ठ मित्र भी हम इसी भाव से देखेंगे, तो पिता के घनिष्ठ मित्रों के साथ भागीदारी यदि कोई करना चाहता है जातक, वो भी हम इसी भाव से देखेंगे। तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख बातें थी जो हमने आपको बताई। सप्तम भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि विवाह से संबंधित। ये एक लड़की का कुंडली है जो मैं देख रही हूँ। इसमें लड़की 28-29 साल की हो गई है और उसके कारण अभी तक भी उसका विवाह नहीं हुआ है। ये तुला लग्न की कुंडली है, हालांकि 26 डिग्री का लग्न है इसका। ये एक लड़की का है और ये लड़की की एज भी हम बता रहे हैं 28 years 3 months। अब हम देख लीजिए, एक तो राहु केतु इनके लग्न सप्तम में है ना। हालांकि फॉर्चूना यहाँ पर लग्न में है तो ये अच्छी है, उनको भाग्यशाली बना रही है, लेकिन लग्न 26 डिग्री का और राहु केतु दोनों छठे और 12वें भाव में चले जाते हैं, ये हमने देखा है इनका। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि इसकी जो कुंडली है, ये भी इसके अभी राहु की ही महादशा चल भी रही है। हाँ, है ना। राहु की महादशा में अभी इनका शनि का अंतर चल रहा है, ठीक है। अब राहु जो है वो कस्प कुंडली से हम यदि देखेंगे ना तो वो 12th हाउस में चला गया और केतु छठे भाव में आ गया है। एक चीज और है कि राहु जो है वो खुद अपने नक्षत्र में है, और देखिए 16 डिग्री स्वाति नक्षत्र में होगा। हाँ, अपने नक्षत्र में है, स्वाति में, और शुक्र के सब में है। अब हालांकि हम लोग शुक्र को विवाह का कारक ग्रह मानते हैं, एक अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ देखिए शुक्र जो है इनका लग्न का, अष्टम का और द्वादश का भी स्वामी हो रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ शुक्र बैठा हुआ है सेकेंड हाउस में, तो लग्न, अष्टम और द्वादश इन तीनों भावों का तो स्वामी हो गया और सेकेंड हाउस में वो बैठा हुआ है। तो बहुत ही स्लाइट जो शादी के योग जो बना रहा है वो ये बना रहा है, दूसरा भाव वहां पर स्थित है। इसलिए इस लड़की की पहले अभी तक शादी नहीं हुई है और इसके पेरेंट्स बहुत परेशान है। अब क्योंकि राहु केतु जो लग्न सप्तम में थे, हालांकि वो दे रहे हैं फल, तुला लग्न का भी, शुक्र का भी दे रहे हैं, लेकिन शुक्र इसका अकारक है। पर राहु ने इसके साथ साथ एक काम और किया है कि जैसे ही राहु की महादशा लगी, ये लड़की जो है विदेश में चली गई, पढ़ाई करने के बाद फॉरेन चली गई है और वहीं पे जॉब कर रही है। जॉब से सेटिस्फाइड है ये और मस्त है। एक चीज और है कि जैसे राहु को अपन देखें, वो 5th हाउस का सबलॉर्ड भी है। तो अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि बाहर रहते हैं, जान पहचान हो जाती है, लव मैरिज करना पसंद करते हैं, लेकिन ये लड़की इससे जब पूछो ये एक ही जवाब देती है कि आप लोग ढूंढो अपने पेरेंट्स को, कि मुझे नहीं ढूंढना है कोई भी लड़का, आप लोग ढूंढो। और इसी चक्कर में ये कुंडली मिलान करते हैं और इसकी कुंडली नहीं मिल पाती है, क्योंकि शनि का अंतर है ना। आप देखिए शनि एक तो डिले ही करता है, हाँ, हर काम में डिले करता है। और ये देखिए हालांकि शनि कुंभ राशि का है, लेकिन वो भी राहु के नक्षत्र में ही हो गया है और शुक्र के सब में, तो डिले काफी करवा रहा है। अब बार बार मुझसे पूछा जाता है कि इसकी शादी कब होगी और निराश हो जाते हैं वो
तो मैंने उनको अब यही बोला है कि अगले साल मार्च में इसका शनि का अंतर खत्म हो जाएगा, फिर बुध की अंतर्दशा शुरू होगी। तो मैंने अभी उनको यही कहा है कि बुध की अंतर्दशा में, क्योंकि बुध जो है मंगल के नक्षत्र में कैरियर भी दे रहा है, सेकेंड हाउस से भी जुड़ रहा है, सेवेंथ हाउस से भी जुड़ रहा है, और खुद जो है वो 11th हाउस का लॉर्ड भी है। तो 2, 7 और 11, तो बुध की महा अंतर्दशा में तुम इसका विवाह होगा। वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि 30 साल की हो रही है। मैंने कहा देखो, कईयों का लेट मैरिज का योग रहता है। एक चीज और हमने देख ली, क्योंकि हम केपी से देख रहे हैं, 7th हाउस का सबलॉर्ड जो है वो सूर्य है, और सूर्य जो है डायरेक्ट ना सेकेंड हाउस से जुड़ रहा है, ना 7th से जुड़ रहा है, ना 11th से जुड़ रहा है। ये केवल अगर जुड़ रहा है तो बुध के साथ जुड़ा हुआ है। केवल बुध के साथ, जैसे 15 डिग्री का सूर्य है और बुध 26 डिग्री का, तो 10 डिग्री आसपास है दोनों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर करके जोड़कर, मतलब कि बड़ी मुश्किल से इसकी शादी फिक्स होगी। प्रपोजल्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन वही है कि किसी न किसी कारणवश विवाह नहीं हो पाता। ये चीज एक हमने देख लिया। और विदेश गमन के योग भी, क्योंकि 12th हाउस में चला गया है इनका राहु लग्न पे होते हुए भी, तो फिर वो वैसे भी कर रहा है। और 7th हाउस का स्वामी जो है मेष, मंगल जो है वो 10th हाउस में है। हालांकि तुला लग्न वालों के लिए सिंह राशि 11th हाउस में आती है, ये कस्प कुंडली से चेंज हो गया है, तो वो 11th में है। तो वहां का स्वामी भी, सप्तम भाव का स्वामी मंगल 11th में भी कायदे से फल दे रहा है। तो कुल मिला के अगर जब शादी हो जाएगी तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पारिवारिक जीवन है वो ठीक ठाक ही चलेगा इनका, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। चिंता करने की आदत है, अब जो है तो है इनको, 8th हाउस जुड़ा हुआ है लग्न से। बहुत सोचती है, बहुत सोचती है, डिसीजन नहीं लेना चाहती है। ठीक है। तो हम इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सप्तम भाव से हम और भी चीजें, और एक चीज और है कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं है ये, मतलब कि खूब दोस्ती वोस्ती कर ले, फ्रेंडली नहीं है। एक तो शनि को भी देख लीजिए आप, वो भी अगर अपन इसी कुंडली से देखते हैं तो शनि अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत अटैच्ड है। चंद्रमा चौथे भाव में चली गई है वो, लेकिन फिर भी। और एक चीज हमने उनको जरूर बताई हुई है कि आप इसकी इंटरकास्ट शादी कर दीजिएगा, जब भी प्रपोजल इंटरकास्ट भी देखिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि राहु और केतु लग्न सप्तम में होते हैं तो वो इंटरकास्ट मैरिज की तरफ ज्यादा आसानी से चले जाते हैं और हो जाती है शादी। ये चीज हमने उनको बताई। तो हमने देखा कि सप्तम भाव जो है वो न केवल विवाह, बट हमारे दोस्तों के बारे में, पिता के बड़े भाई बहनों के बारे में, या पिता के घनिष्ठ मित्रों के बारे में जिनके साथ हम एक्चुअली काम कर सकते हैं, हमारे दत्तक पुत्र आदि, ये सब इतनी सारी चीजों के बारे में बताते हैं। इनफैक्ट आप किससे लोन लेंगे, कैसा लोन लेंगे, या किसको आपको देना चाहिए लोन, किससे आप किस तरह से अपने पैसे वसूली कर सकते हैं, क्या वो व्यक्ति सही है जिसको आप लोन ले रहे हैं या दे रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं, गूढ़ बातें हैं जो हमने देखा कि हमें सप्तम भाव से मालूम पड़ता है। जरूर लिखकर बताइए कि आपके लिए ये भाव कैसा काम करता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, हाँ, नमस्कार। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।